रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूँ, कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूँ। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूँ कहानीकार सुधांशु राय और आज की कहानी का नाम है डिटेक्टिव बुमराह एंड द केस ऑफ सिल्वर मैन। क्या कभी आपने अपने एक ऐसे डरावने सपने को सच होते देखा है जो आपकी आंखों के सामने हूबहू वैसा ही घटित होता दिखता है जैसे आपने गहरी नींद में देखा था? इसका जवाब शायद ही कोई दे पाएगा। सुनसान रास्ते पर डिटेक्टिव बुमराह आनन फानन में एक भारी बैग लिए दौड़ रहे थे। कभी वो मुड़कर पीछे देखते तो कभी आसपास के इलाके को। उनका एक हाथ लहूलुहान था और दूसरे हाथ पर चोट के निशान थे। कंधे से अटका बैग उसको रगड़ सुर्ख लाल कर चुका था। गला पानी को तरस रहा था। जूतों पर तारकुल गिरा था और आंखें सब कुछ धुंधला दिखा रही थी। फिर भी रफ्तार लाजवाब थी। उनकी दौड़ने की गति किसी भी आम व्यक्ति की गति से बेहद तेज थी। बुमराह की हालत ये बता रही थी कि उनकी ये दौड़ लंबे समय से जारी थी और वो कुछ देर रुक सांसें भर लेना चाहते थे। बंद होती आंखों से उन्हें अपनी दाईं ओर एक घना जंगल दिखा। उनको पता था अगर वो इसी तरह खुले रास्ते दौड़ते रहे तो बच पाना मुश्किल होगा। खुद को संभालते उन्होंने किसी तरह सामने जंगल में घुसने का निर्णय लिया। शायद कुछ लोगों से वो बचकर दूर निकलना चाहते थे, पर जिस रास्ते वो जा रहे थे अंधकार में डूबा था और आगे कुछ भी देख पाना नामुमकिन सा लग रहा था। डिटेक्टिव ने मुस्तैदी से आगे बढ़ना शुरू किया। लंबी झाड़ियों ने बेरहमी से उनका स्वागत किया। उनके बीच से होकर निकलना मतलब कई धारदार औजारों के बीच से निकलना। कभी गर्दन सट से कट जाती, कभी हाथों की उंगलियों से खून रिसने लगता, पर डिटेक्टिव के पास कोई चारा भी न था। वो उनको भेदते हिम्मत से आगे बढ़ते रहे। पर अंदर से जंगल बिल्कुल अजीब था। हर ओर दलदल पसरा था जिनसे धुएं जैसा पदार्थ बाहर निकल रहा था। बुमराह को मालूम था अंधेरे में दलदल में फंसने की संभावना ज्यादा है और अगर इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। एक विशालकाय पेड़ के पास डिटेक्टिव ठहर गए। बैग को नीचे रख उन्होंने चारों ओर बारीकी से निहारा। सन्नाटे के अतिरिक्त और कुछ नजर ना आया। भारी सांस लिए डिटेक्टिव नीचे बैठ गए। कब थकान ने हावी हो उनको नींद के हवाले कर दिया, उनको पता ही न चला। उधर सैम द ट्रायंगल बिल्डिंग के बाहर हर गली को छान डिटेक्टिव की तलाश में लगा था। उसके साथ पुलिस की एक टीम भी डटी थी। पर बुमराह अचानक कहां गायब हो गए इसकी जानकारी किसी को न थी। डॉक्टर शेखावत उस इमारत के भीतर थे जहां वो डिटेक्टिव और सैम एक केस को सॉल्व करने आए थे। पर अब मुद्दा ये था ही नहीं कि केस को कैसे सुलझाया जाए। मुद्दा तो ये था कि बुमराह कहां गायब हो गए। शेखावत इमारत के उस हिस्से में हर कमरे को निहार रहे थे जिनमें डिटेक्टिव गए थे। असल में मैसूर में स्थित इस इमारत जिसको द ट्रायंगल के नाम से जाना जाता था, इसकी एक खास बात थी। इसको मशहूर आर्किटेक्ट विक्रम दीवान ने बनाया था, यह कहकर कि उनकी जिंदगी का ये सबसे बेहतर प्रोजेक्ट है जिसको आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी और इस मुकाम को उनके अलावा और कोई ना छू सकेगा। इसको इस तरह बनाया गया था कि कोई जाता किसी और कमरे के दरवाजे से था और निकलता किसी और दरवाजे से। दोनों कमरे एक दूसरे से बेहद दूर होते थे और उनका तापमान भी अलग हो जाता था। कोई एक गर्म कमरे में घुसता तो निकलता किसी ऐसे कमरे में जहां अजीब ठंड होती। साइंटिस्ट भी इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाए थे। उनके मुताबिक ऐसा मुमकिन है ही नहीं और किसी तकनीक का इस्तेमाल कर
लोगों को बस बरगलाया जा रहा है। द ट्रायंगल में प्रवेश करने से पहले हर व्यक्ति को कुछ खास नियमों का पालन करना था, जिनमें पाथफाइंडर किट और इमरजेंसी अलार्म को ले जाना अनिवार्य था। साथ ही सबको एक फ्लोरेसेंट ट्यूब भी दी जाती थी ताकि यदि अंधेरा हो तो उनको मार्ग दिख सके। एक बार में 10 से ज्यादा लोग अंदर दाखिल होने मना थे और टूर सिर्फ गाइड की निगरानी में ही होते थे। पहले कुछ दिनों तक तो सब ठीक चलता रहा, पर अचानक अंदर जाने वाले लोग कुछ अजीब चीजें देखने का दावा करने लगे। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने क्या देखा तो उनका कहना था वो अपने शरीर से अलग चल रहे थे, यानी उनकी आत्मा अलग भ्रमण कर रही थी और शरीर अलग। पहले तो इन बातों को नकार दिया गया, पर जब एक टूर के दौरान दिल्ली से आए 4 स्टूडेंट्स वापस बाहर आए ही नहीं तो सब हैरत में पड़ गए। असल में राजीव, पुलकित, शिवम, अनीश और पुनीत दिल्ली से यहाँ अपने प्रोजेक्ट पर काम करने आए थे और द ट्रायंगल उनके प्रोजेक्ट का हिस्सा था। वो इसके आर्किटेक्चर पर एक रिपोर्ट तैयार करने आए थे कि आखिर इसको बनाया कैसे गया। जिस रोज वो अंदर आए उनके साथ 5 लोग और गए थे। पुनीत को तो गाइड से झड़प भी हो गई थी। सबको एक लाइन में खड़े होने को कहा गया था, पर पुनीत का फोन आ गया और वो लाइन से हटकर बातें करने लगा। हेलो, अरे मेरे पास दिन भर का टाइम नहीं है, फुर्सत से बात करना, चलो आओ। रुस्तम उनका गाइड था और अपने ही अंदाज में उसने अपनी बात कह दी। सब 2 मिनट, घर से फोन आया है, पुनीत ने रिक्वेस्ट की। अरे घर से हो या कहीं और से, हम क्या खाली हैं? फोन रखो नहीं तो बाहर निकाल दिए जाओगे। रुस्तम ने अपनी आवाज बढ़ाई। पुनीत को गाइड का ऐसा बर्ताव पसंद नहीं आया। आराम से, तमीज नहीं है क्या बात करने की आपको? दोनों की बहस इतनी आगे बढ़ गई कि हाथापाई की नौबत आ गई। बाकी के लोगों ने किसी तरह उन दोनों को शांत किया। इन 5 छात्रों के अतिरिक्त वहां 5 लोग और आए थे। 2 साइंटिस्ट थे जो यहाँ का मॉइस्चर स्टडी करने आए थे और बाकी 3 घूमने के लिए। जैसे तैसे उन 10 लोगों का टूर शुरू हुआ। अंदर घुसते ही पूरी की पूरी बिल्डिंग तिरछी हो गई, मानो उसका झुकाव एक तरफ हो गया हो। अंदर से इस बिल्डिंग को दक्षिण दिशा की ओर झुका दिया गया था। यहाँ के आर्किटेक्ट का कहना है लगभग 60 डिग्री के एंगल से झुका हुआ है और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ये पूरी बिल्डिंग लगभग ऊपर से नीचे हो जाएगी। मतलब समझ लीजिए पूरी उल्टी दिखने लगेगी। गाइड ने सबको जानकारी दी। भाई साहब, इसे कहते हैं कारीगरी। राजीव अपनी डायरी में कुछ लिखने लगा। जैसे जैसे सब आगे बढ़ने लगे बिल्डिंग अब लगभग पूरी उल्टी हो गई। अरे लेकिन इसे बनाया क्यों? क्या सिर्फ कारीगरी के लिए? पुलकित ने प्रश्न किया। नहीं, कहते हैं इसे हर 10 मीटर पर खास एंगल से टेढ़ा किया गया है और कुछ इस तरह के पदार्थ से फ्लोर्स बनाए गए हैं जिनकी वजह से तापमान भी बदलेगा और एक अलग तरह की ऊर्जा भी उत्पन्न होगी। शिवम ने भी नोट्स बनाते हुए अपनी टिप्पणी दे दी। भाई अगर इस प्रोजेक्ट को सही से बना लिया तो मार्क्स तो अच्छे मिलेंगे ही, साथ में वाहवाही भी होगी, पर हमें कुछ रहस्यों से पर्दा तो उठाना ही पड़ेगा ताकि हम ही वो 5 स्टूडेंट्स बने जो दुनिया के सामने कुछ नया लेकर आ पाएंगे इस बिल्डिंग के बारे में। अनीश ऊर्जा से भरा था। अरे तो क्या हमें उसका पता भी लगाना पड़ेगा कि वो आत्मा का अलग चलने वाला मामला सच है या बस ऐसे ही? पुनीत ने पूछा। हाँ बिल्कुल, अरे तभी तो प्रोजेक्ट पे दम आएगा। तो इसके लिए तो हमें गाइड से अलग अपनी खोज करनी पड़ेगी, वरना ये तो वही बोरिंग टूर दिखाएगा और बोलेगा लो हो गया। राजीव ने धीमी आवाज में कहा। अरे तो चिंता किस बात की, धीरे धीरे चलो और आगे से दूसरी दिशा में निकल लेंगे। पुनीत ने अगुवाई करने की ठान ली। सब पहले तो धीरे धीरे चलते रहे,
और जब वो जगह आई जहां से अनेकों कमरे देखे जा सकते थे तो पांचों किसी और कमरे में दाखिल हो गए। गाइड जब बाकी लोगों के साथ एक कमरे के दरवाजे से दूसरी जगह बाहर निकला तो सिर्फ 5 लोगों को देख परेशान हो गया। अरे बाकी के लोग, अरे वो 5 लड़के कहाँ हैं? रुस्तम गाइड ने वहां खड़े लोगों से पूछा। अच्छा। विक्रम दीवान को जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने फेमस डिटेक्टिव बुमराह से मदद मांगी। आखिर क्या है द ट्रायंगल का रहस्य? क्या हुआ उन 5 स्टूडेंट्स के साथ? क्या पुनीत जो बोल रहा है वो सच है? सुनाऊंगा आगे की कहानी द सिल्वर मैन भाग 2 में। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर सुधांशु राय ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पर कहानीकार सुधांशु राय के नाम से खोज सकते हैं।